बेस से समझाता हूं मैं। चार्ट आपको समझ में आ गया था? क्लियर है? टोटल टेंस हम लोग कितने बनाते हैं? 12। ठीक है, मैंने आपको इसमें इंक्लूड करवा दिया था मॉडल को, मॉडल भी इसी में आते हैं। लेकिन यहाँ इतना ध्यान रखना है, वो क्यों बोला है? क्योंकि जो भी हम बात करते हैं या तो प्रेजेंट की होती है, या पास्ट की होती है, या फ्यूचर की होती है। ठीक है, तो मॉडल्स जो हैं वो भी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? टाइम को, है ना? या तो प्रेजेंट में, या पास्ट में, या फ्यूचर में। डिफरेंस क्या है कि मॉडल्स जो हैं उनका खुद का एक मीन्स होता है। लाइक जैसे हम कैन की बात करते हैं, तो कैन क्या बताता है? एबिलिटी और कैपेसिटी, माने कि योग्यता और क्षमता को दर्शाता है। बाकी यूज कहाँ होता है? उसका भी प्रेजेंट में होता है, तो इसलिए मैंने मॉडल्स को भी आपको इसमें बताया था। चलिए एक बार फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने देखा, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। पहचान क्या है? वो तो आएगा ही। पहचान है या हूं। पास्ट में क्या आता है? साथी थे। और फ्यूचर में दागी के। ठीक है ना? कॉन्टिन्यूस में हमने देखा, कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? सारे जो टेंसेस रहेंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, या फ्यूचर हो, कोई भी कॉन्टिन्यूस हो, क्या आता है? रहा है नहीं लगाना, रहा, रही, रहे, सभी में आएंगे, इसमें भी, इसमें भी। क्लियर है? डिफरेंस क्या है, था और होगा। ठीक है, मैंने आपको जैसे बोला कि सर ये विल सेल भी क्या होता है? मॉडल ही होता है। और मॉडल होता है इसीलिए कोई सा भी मॉडल हो उसमें बी को ऐड कर देते हैं, कॉन्टिन्यूस बन जाता है। आगे हम मॉडल पढ़ेंगे ना, जब कैन, कोड, मे, माइट, वुड, शुड, तो उनमें भी आप जब बी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है? वो कॉन्टिन्यूस। यहाँ भी हमने क्या ऐड किया? विल सेल ही था, बी ऐड किया, तो ये क्या बन जाता है? कॉन्टिन्यूस। क्यों? यहाँ पे शब्द देखिए क्या आ रहा है? होगा, होगी, होंगे। और बी का मतलब क्या होता है? होना। बी मीन्स होना। तो यहाँ पे हम इसको भी देखा है। तीसरा हमने देखा परफेक्ट। सब में सेम क्या आता है? चुका, चुकी, चुके, सब में आ रहा है। डिफरेंस हमको पता है था और होगा। फ्यूचर में भी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अच्छा, ये ध्यान रखना है इसमें कि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये दो हम बोल रहे हैं। इसको हम जब बनाते हैं तो परफेक्ट भी बनाते हैं और कॉन्टिन्यूअस भी बनाते हैं। ठीक है ना? दोनों बनाना पड़ती है। और जैसा मैं कल आपको बता रहा था कि 12 टेंस हैं, तो 12 ही टेंस में अलग अलग क्या लगती हैं? वर्ब। अब हमने देखी है सर कितनी वर्ब होती है? 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं? 12 सेंटेंस में 12 की 12 अलग अलग वर्ब यूज होती है। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट हम उसी लेवल से शुरू करते हैं जो हमने 9th और 10th में पढ़ा था। ठीक है, पहचान सभी को पता है क्या होती है? मैं यहाँ पे प्लस है या हूं। स्ट्रक्चर आपने देखा था क्या होता है? प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर। एक बार फिर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। हमने अभी देखा कि इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। कब? जब सेंटेंस कैसा हो? सिंपल हो, या जिसको बोलते हैं एफर्मेटिव। ठीक है, यहाँ पे किसका यूज नहीं होता? हेल्पिंग वर्ब का। साथ ही ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन जब आएगा तो कैसे आएगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है?
ये बताने में मदद करती है, हेल्प का मतलब मदद करना, ये मदद करती है कि आप जो बात कर रहे हैं वो किस टेंस में कर रहे हैं। एक्शन वर्ड क्या बताती है, एक्शन वर्ड क्या बताती है, सब्जेक्ट के द्वारा क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या एक्शन हो रहा है ना। और एक्शन का जिस पर प्रेशर पड़ता है वो होता है ऑब्जेक्ट, जिस पर प्रेशर पड़ता है, ठीक है ना। इसके अलावा जितने भी वर्ड्स आते हैं वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, अदर वर्ड कैटेगरी, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, वह है बाजार जाती है, क्या आएगा, सी गोज टू मार्केट। अच्छा ये बताएं कि इसमें ईएस क्यों लगाई, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती, कहां कहां सर ईएस लगती है, ईएस कहां पे लगाते हैं और एस कहां पे लगाते हैं, सी एच, एस एच, सी एच, है ना, टी एच, एक्स, ओ, इनके साथ क्या लगाते हैं हम, ईएस लगाते हैं। साथ ही साथ वाई के पहले क्या आए, वाई के पहले कॉन्सोनेंट क्या हो, वाई के पहले कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। और अगर इसको अपनी भाषा में बोलें तो जब भी वाई का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण क्या निकले, ई, क्या निकले, ई। पूरा एग्जांपल हम देखते हैं सर, प्ले में ई आ रही है क्या, ए प्रोनाउंसिएशन में क्या आ रहा है, ए। हमने बोला कैरी, कैरी, यहां पे क्या प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ई। जहां जहां ई आएगी, ई को किसमें चेंज करना पड़ेगा, वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो क्या करना है, वाई को आई में, किसमें चेंज करोगे, आई में, उसके बाद एस का यूज होता है। एक्सेप्ट दीज, इनको छोड़ करके बाकी सब में एस का यूज करते हैं, ठीक है? तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट एस या एस लगता है, कब लगता है, हिंदी में बोले तो एक वचन, इसके साथ एक वचन के, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो मिस्टेक आएगी, कॉमन एरर्स जब आएगा तो क्या होगा, यहाँ कोई एक ऐसा वर्ड होगा जहां पर सी एच, एस एच, पी एच और टी एच, एक्स ओ या वाई में से दिया हो और उसके साथ केवल एस लगा होगा, ये क्या होगी, कॉमन मिस्टेक, है ना। और हमें उसको करेक्ट करना होगा, ठीक है। दूसरा, ये क्या बता रही हैं, ये सेंटेंस क्या बता रहे हैं, ये सेंटेंस आदत को भी बता रहे हैं, हैबिचुअल है, जो हमने कल देखा था। तुम खाना खाते हो तो ऐसा तो है ही नहीं है कि अभी खा रहे हो, हमेशा ही खाते हो, ठीक है ना, तो आदत भी है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या वर्ड आया, खाते हो, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, यू। मेन वर्ब क्या है, खाने को क्या बोलते हैं, क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे क्या। दूसरी मिस्टेक यहाँ पे ये आएगी कि यहाँ पे वो एस लगा देगा, ठीक है ना। हमें पता है कि यहाँ पर केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस लगता है, प्लूरल में नहीं लगता। दूसरी मिस्टेक, यू ईट, क्या खाते हो, फूड, ठीक है।
तो हमें ऐसे सेंटेंसेस में छोटी छोटी मिस्टेक्स आएंगी। अच्छा, दूसरी बात मैंने ये बोला था आपको कि ऑब्जेक्ट में क्या आता है हमेशा, व्हाट। यहां पे अब ये ध्यान रखना है कि कई बार ऑब्जेक्ट की जगह पे अदर वर्ड्स को रख सकते हैं और अदर वर्ड्स की जगह पे ऑब्जेक्ट। तो आपको ये भी पहचानना है कि ऑब्जेक्ट है क्या सेंटेंस, है ना। खाता है तो क्या खाता है, गाता है तो क्या गाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट में हमेशा व्हाट आता है। तो व्हाट जब अगर और कोई वर्ड अगर आ जाए तो उसमें क्या होगी, वो मिस्टेक है ना। ऑब्जेक्ट में हमेशा व्हाट आता है, ठीक है। तो ये बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ा, यहां पे हमने देखा सिंपल। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, टू। क्या आएगी, टू। केवल डू है, अब ये याद रखना है, ठीक है। बस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट। अभी क्या था कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। कल हम देख रहे हैं, तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। और अभी मैंने बोला कि ईएस किस में लगती है, ओ में। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डज नहीं है, डू ही है। और मैंने कल बोला था 3 हेल्पिंग वर्ब पे हम पूरा काम करते हैं, बी, डू और हैव। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ डू है। अब यस वो इधर जो हम लगा रहे थे वहां की जगह पे किस में लगेगा, डू में। और ओ में क्या लगता है, ईएस लगता है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, डज। क्या होगा, डज। तो अब वर्ब में नहीं लग के वो ईएस कहाँ लग रही है, हेल्पिंग वर्ब में। कहाँ पे लग रही है, हेल्पिंग वर्ब में लग, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब तो क्या है, डू है। और डू को ही हम डज में चेंज करते हैं, ठीक है ना। अभी सिंगुलर में हम यहाँ एस लगा रहे थे, वो एस अब कहाँ आ गया, यहाँ पे, ठीक। दूसरी बात, अगर हम इनका कॉन्ट्रैक्शन बना दें तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, डू का क्या होता है, डोंट। और डच का क्या होता है, डजंट। क्या होता है, डजंट, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी अब, डोंट और। अब ये हमें पता है कि सिंगुलर के साथ हम ऐसे एस लगाते थे। सिंगुलर कौन सा है, ये है। प्लूरल कौन सा है, ये। क्लियर है। अभी हमने देखा वह बाजार जाती है, देखते हैं वह बाजार नहीं जाती है। क्या होगा, डज नॉट या डजंट। गोस का क्या हुआ, गो टू मार्केट। शी डज नॉट गो टू मार्केट। यहां प्लूरल सब्जेक्ट होता, मैंने लिख दिया तुम मंदिर क्या होगा, यू डू नॉट या डोंट गो टू टेम्पल। अच्छा, टेम्पल का मतलब क्या होता है, गणपति भी होता है, ठीक है ना। टेम्पल का मतलब, देयर आर 2 मीन्स ऑफ टेम्पल, 2 मतलब होते हैं, सेम स्पेल। गणपति भी होता है, पर हम सेंटेंस को देख के समझ जाते हैं यहाँ पे क्या मीन्स निकल रहा है। अगर कोई बोल दे आई स्लैप ऑन योर टेम्पल, मतलब मैं तुम्हारे मंदिर पर चांटा मार दूंगा, नहीं होगा। मैं तुम्हारी, बोल देते ना गणपति में मार, वहां पे हम समझ गए स्लैप जब वर्ड आया तो स्लैप माने आई विल स्लैप ऑन योर टेम्पल। टेम्पल का मतलब, ऐसे ही क्रिकेट के भी क्या 2 मीन्स होते हैं। क्रिकेट इज अ गेम और क्रिकेट इज एन इंसेक्ट। एक कीड़ा भी होता है और एक खेल भी होता है, ठीक है ना।
क्रिकेट मतलब झिंगुर, सेम साइलेंट, कोई चेंजेस नहीं होते। तो यहां हमने ये देखा कि सर नेगेटिव जब होगा क्या हो गया, डज नॉट। अब एरर कहां आता है कि वो यहां पर क्या करेगा, यहां दे देगा वो गोज, क्या देगा, गोज। और हमने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या आ रहा है, गोज, पर क्या है, रॉन्ग है ना, क्योंकि डज आ चुका है तो ईएस का काम यहां हट के यहां लग गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हमें याद रखना। इंटेरोगेटिव, क्या होता है बताइए। जो हमारे 5 फॉर्मूले थे हमें उन्हीं पे काम करना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और सच प्लस, फिर क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब आती है, यहाँ पे फर्स्ट आती है प्लस, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ब, ठीक है। क्वेश्चन है, कोई भी सेंटेंस में क्या होता है, यस नो टाइप क्वेश्चन, मतलब जिसका जवाब हाँ या ना में हो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दिया जाता है। जब भी प्रश्न होगा क्या, क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर, क्या, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं, क्या आएगा, एक्सेप्शंस देखे थे हमने कि डू, आई का यूज केवल एम और वॉज, दो में ही सिंगुलर में किया जाता है, इसके अलावा कभी भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स के साथ नहीं किया जाता, हमेशा फिर कब किया जाता है, प्लूरल के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, डू, आई, बोलने को क्या बोलते हैं, स्पीक, क्या, इंग्लिश, डू आई स्पीक इंग्लिश। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या, राम गाना, डज राम सिंग आ सॉन्ग, डज राम सिंगा सॉन्ग, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल के साथ। यहां भी जब आएगा तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे, क्या करेंगे, यहां पे डज और यहां पे डू, तो ये क्या है, रॉन्ग है। दूसरा, यहां हमें वर्ब पे फोकस करना है कि डू डज ये जब भी आती हैं कौन सी फॉर्म होती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो कई बार ऐसा होगा कि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म दे दी, फोर दे दी या सेकंड फॉर्म दे दी, तो हमें वहां पे भी ध्यान रखना है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है तो क्या करते हैं हम लोग, परसों बोला था, क्या होती है, नॉट, नकटी, कहां पे आती है, वर्ब के पहले, हमेशा वर्ब के, कोई सा भी दुनिया का सेंटेंस बने, जब भी नॉट आएगी हमेशा वर्ब के पहले आएगी, कभी भी वर्ब के बाद नहीं आती, ठीक है ना, कभी भी सब्जेक्ट से पहले नहीं आती, हमेशा जब भी आती है कहां आती है, मेन वर्ब से पहले, ये याद है, ठीक है। तो हम यहां पे देखें, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट क्या आएगा, नॉट प्लस बाई V1 प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, हो सकता है अभी थोड़ा सा बोर फील हो रहा हो, इसी को हम अभी और इंडेफिनिट देखने वाले हैं। एक ही इंडेफिनिट नहीं है, बहुत सारे इंडेफिनिट को और भी देखने वाले हैं। यहाँ पे डू डज और लास्ट में क्या होगा, नॉट आ गया, इसलिए ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव। एग्जाम्पल देखें, क्या राहुल कार नहीं चलाता है? क्या राहुल कार नहीं चलाता है? क्या होगा, डज। सब्जेक्ट कौन है, राहुल। नेगेटिव सेंटेंस, नॉट। चलाना, ड्राइव। क्या चलाता है, कार। अब ये क्या है, प्रीपोजिशन। एक मिस्टेक यहां भी आ सकती है, एक ही जगह एन लगा दें तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल एन का यूज वोवल साउंड के साथ और ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड। एक और देखते हैं, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं? क्या होगा, डू। सब्जेक्ट प्लूरल है, बी। नेगेटिव है, नॉट। खेलने को, प्ले। क्या खेलते हैं, क्रिकेट। अब यहाँ एक और मिस्टेक आती है कि हो सकता है वो यहाँ पे क्या दे दे, आर्टिकल ए, ए क्रिकेट। तो सही होगा क्या, ए एन क्यों नहीं लगते, यहाँ क्यों लगा था, क्योंकि ए और एन काउंटेबल आर्टिकल, ए और एन क्या है, काउंटेबल होते हैं। तो काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ ही उनका यूज किया जाता है। आप क्रिकेट को काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो ए एन का यूज किया ही नहीं जाता, ये भी हमें ध्यान रखना। क्लियर है। नेक्स्ट, डबल। डबल इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव लगा है तो तब तक इंटरोगेटिव लगेगा हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो यहाँ पे इंटरोगेटिव का फॉर्मूला क्या था, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस, यहाँ पे डबल है तो इसके लिए एक और क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन, मैंने एक सेंटेंस लिखा, तुम जाते हो। ये कैसा था, सिंपल। मैं एक वर्ड बीच में आ गया, कहाँ जाते, तो इससे ये क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया, है ना। ये वर्ड क्या बना रहा है, क्वेश्चन, तुम कहाँ जाते हो। अदरवाइज क्या होता, अगर ये कहाँ नहीं आता तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता, हेल्पिंग वर्ब का यूज ही नहीं होता। मतलब ये दोनों क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब किस वजह से आ रही हैं, इस वर्ड की वजह से। अदरवाइज क्या होता, सिंपल होता, और सिंपल में हम क्या कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता था, केवल इस वर्ड की वजह से करना पड़ रहा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, वेयर, प्लूरल है, डू। सब्जेक्ट क्या है, डू, जाने को, गो। वेयर डू यू, ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं, वेयर डू यू गो। एक सेंटेंस और देख, अब इसमें मैंने नॉट को और ऐड कर दिया। हम पूजा
हम प्रतिदिन पूजा क्यों नहीं करते हैं? सब्जेक्ट हम है, हमें इसमें ये फाइंड करना है कि कोई क्वेश्चन तो नहीं हो रहा है, हो रहा है। क्या आया? क्यों मीन्स वाई। क्या हुआ? वाई। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, टू। सब्जेक्ट बी। नेगेटिव आ गया तो मैंने अभी बोला था हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले हमेशा किसका यूज होगा? नॉट का। नॉट। व्हाई डू वी नॉट? मेन वर्ब क्या है? पूजा करना। क्या बोलते हैं? वर्शिप। क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट आया है क्या? अब बताएं यहां पे ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड है। प्रतिदिन। एवरी डे। क्लियर है? अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, यहां तक हमने समझ लिया। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। आई हैव अ कार। कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट सिंपल का। क्या है? प्रेजेंट सिंपल का। अगर इसको नेगेटिव बनाते हैं तो क्या यूज होगा? क्या लगेगा? आई डोंट हैव। तो ये हैव क्या थी? मेन वर्ब। ठीक है ना? क्या थी? मेन वर्ब। फर्स्ट डे मैंने आपको बोला हैज, तो हैज क्या है? ऐसे ही एस लगा हुआ है। यही अगर दूसरा सेंटेंस है तो हम क्या बोलेंगे? ही हैज अ वाइफ। ये भी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल। जैसे ही निगेटिव करेंगे तो क्या होगा कि टू आती है, एस या यस यहीं पे लगेगा, और जब यहीं लग जाएगा तो क्या होगा? है जब किस में बदलेगा? फर्स्ट फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हैव। ही डज नॉट हैव अ वाइफ। क्लियर है? चलिए, नेगेटिव आएगा तो क्या होगा? ऑलरेडी आता है। ये लिख दिया। ही डजंट हैज अ पेन इन हिज स्टमक। उसे पेट दर्द नहीं है। उसे पेट दर्द नहीं। यहाँ पे ये सही है क्या? क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? आएगा हैव, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट ऑलरेडी। ठीक है, तो ये कॉमन मिस्टेक्स का हमें याद रखना। हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। पेट में है, पैर में है, सर में है। अगर मान लीजिए सर में भी दर्द है, पेट में भी है, तो सबको अलग अलग होते हैं। सर दर्द को क्या बोला जाता है? हेड एक। तब सर दर्द को एक बोला जाता है, उस दर्द को एक बोलते हैं। बाकी इस पेट में दर्द हो रहा है तो एक नहीं बोलते, उसको पेन बोलते हैं। हाँ, तो दर्द भी तो बहुत सारे हैं। दर्द को काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि कितना दर्द है। एक दर्द यहाँ भी होगा, एक दर्द यहाँ भी होगा, एक दर्द पैर में भी हो सकता है। अगर आप कहें कि मुझे 5-6 जगह दर्द है,
तो अलग अलग जगह पे है ना। अच्छा चलिए, एक अच्छी आपने निकाला। ये बताइए पेट कितने होते हैं? पेट कितने होते हैं? मैं कहूँ कि पेट 3 होते हैं, तो पेट कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है स्टमक, दूसरा होता है एब्डोमेन, और तीसरा होता है बेली। बेली डांस होता है ना, तो वो क्या है, बाहर से पेट को क्या करते हैं, वो हिलाते हैं ना, तो वो बेली डांस करते हैं। वो भी एक पेट है ना, पेट वाला ही तो डांस होता है वो, तो वो बेली, एब्डोमेन और स्टमक, 3 पेट है ना। अंदर से जब हम सोनोग्राफी करवाने जाते हैं तो उसमें हमेशा देखना आप क्या रिपोर्ट्स में क्या लिखा था, एब्डोमेन, स्टमक नहीं है। स्टमक हम इसको बोल रहे हैं जो दिख रहा है, एब्डोमेन अंदर से। और फिर एक और बोल देते हैं हम, मेरा पेट भर गया। पेट भर गया मतलब कौन सा पेट भर गया, है ना। तो 3 पेट होते हैं। तो यहाँ पे पेन है। चलिए, मैंने अभी एक वर्ड लिखा, शी हैज आ कार। अब इसको कॉन्टिन्यूस में अगर हम चेंज करें तो क्या होगा, बताइए। हम इंडेफिनेट पढ़ रहे थे, इंडेफिनेट हो गया, अब कॉन्टिन्यूस। इसको कॉन्टिन्यूस में चेंज करें तो क्या होगा, सी इज, एच का क्या होगा, हैव, आईएनजी लगाएंगे, हैविंग आ कार। ठीक है, इसी को परफेक्ट में बना के देख लें क्या। अभी उस दिन भी इसी को परफेक्ट में बताया। परफेक्ट में जब बनेगा तो क्या होगा, सी हैज। अब ये हैज नहीं आया था, ये हैज तो यहाँ पे हैविंग हो गया था, इज हेल्पिंग वर्ब आई थी, तो यहाँ पे हम परफेक्ट में हैज हेल्पिंग वर्ब ले आए। और हैज का यहाँ पे कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड, क्या, हैड आ। ऐसे ही बनाते हैं, सही है, तो सही, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में शी हैज बीन हैविंग अ कार। क्लियर है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है। तो यहाँ ये याद रखना है हमें कि पहली बात तो पटवारी में फर्स्ट टाइम इंग्लिश आ रही है, तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं आने वाली। जो 9th-10th में आप लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स देखे थे, 4 ऑप्शन आते थे, वही 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आना है। कॉन्टिन्यूस पे आते हैं, तो प्रेजेंट टेंट, पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहेगी। पर मैंने आपको बोला है कि ये जरूरी नहीं है कि रहा है, रही है, रहे हैं आए। काम कैसा होना चाहिए, उस समय पे चल रहा होना चाहिए, प्रोग्रेसिंग मोड पर होना चाहिए। आप बैठे हुए हैं, मैं खड़ा हुआ हूँ, ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है ना। कॉन्टिन्यूस की हमें पहचानना है। पहचान आपने देखा, रहा, रही, रहे, प्लस क्या है या, ये तो हिंदी की पहचान है। इंग्लिश में क्या होता है, इज, एम, आर। ठीक है, ये सबको पता है, इसका यूज कहाँ करते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। कहाँ पे करते हैं,
सिंगुलर के साथ, आर का प्लूरल के साथ, और एम का आई के साथ। अब ये कोई रूल ही नहीं है कि सर आई के साथ क्यों किया जाता है, एक्सेप्शन। तो आई के साथ एम का यूज किया जाता है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि अगर ये तो हमने देख लिया सर, के अलावा प्रेजेंट इज आर एम का यूज कहां पे किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस। कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। मैंने बोला कि मैं टीचर हूं, इसी पे आ रहा हूं मैं थोड़ा सा। मैं शिक्षक हूं, ये कौन है, आई। क्या है वो, टीचर। मतलब मुझे इस जॉब से जोड़ने में जो बीच में जिस वर्ब का यूज किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, लिंकिंग वर्ब। क्या बोला जाता है, लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या आएगा, एम। आई एम अ टीचर। आप विद्यार्थी हैं, यू आर अ स्टूडेंट। अब आप जैसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल का बोल रहे थे सर, तो तुमको हम काउंट कर सकते हैं क्या, फिर आर्टिकल ए क्यों आ रहा है, क्योंकि आर्टिकल ए ये शो कर रहा है कि तुम मतलब एक ही है वो, और मैं बोल दूं यू आर स्टूडेंट्स, तो फिर एक नहीं है, बहुत सारे हैं। क्या है, बहुत सारे हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पे एक वचन के साथ हम लोग इसका यूज करते हैं, प्लूरल यानी वर्ब बहुवचन के साथ आर का यूज, और आई सब्जेक्ट के साथ एम का यूज किया जाता है। तो क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। समझ गए। जब कोई सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में कोई दूसरी वर्ब नहीं आ रही है और सब्जेक्ट का प्रोफेशन बताया जा रहा है ना, उसकी पहचान बताई जा रही है, उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उस समय जो वर्ब का यूज करते हैं वो क्या होती है, लिंकिंग वर्ब। ठीक है। चलिए पहला सेंटेंस, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। क्या होगा, आई एम लर्निंग आई एम लर्निंग इंग्लिश। प्रॉब्लम यही होगी या यहां, जब भी सेंटेंस आएगा तो क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स में या तो हेल्पिंग वर्ब पूछी जाती है या मेन वर्ब पूछी। एम लगा हुआ है, चार ऑप्शन में दे देते हैं, लर्न, सेकंड करंट, थर्ड लर्निंग, ऑप्शन में। हमें यहाँ पे सही फॉर्म कौन सी होगी, लर्न। वह पुस्तक पढ़ रही है, क्या होगा, सी इज, रीड मीन्स पढ़ना, रीडिंग क्या, अ बुक, रीडिंग अ बुक। स्टडी का मतलब क्या होता है, और रीड का मतलब भी, दोनों में डिफरेंस क्या है बताइए। स्टडी भी तो लगा सकते थे हम, शी इज स्टडिंग अ बुक, लगा सकते हैं ना, नहीं लगा सकते। देखिए मैं तीन चीजें बोलता हूं, डोंट रीड, स्टडी, पढ़ो मत, पढ़ो, डोंट हियर लिसन, सुनो मत, सुनो, डोंट लुक वॉच, देखो मत, देखो। तो डिफरेंस क्या है सर,
मैंने बोला डोंट रीड, पढ़ो मत, क्या करो, स्टडी। मैंने बोला डोंट हियर, लिसन, सुनो मत, सुनो। और तीसरा मैंने बोला डोंट वॉच, डोंट लुक, वॉच। देखो मत, देखो। ये स्टूडेंट्स के लिए है। और टीचर को ये बोलता हूं कि डोंट टीच, टीच। का डिफरेंस क्या है? ये टीचर के लिए है, डोंट टीच, टीच। रीड का मतलब पढ़ना होता है, लेकिन ध्यान से पढ़ना स्टडी होता है ना, अध्ययन करना। क्योंकि आप चलते चलते कोई न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया, 2 घंटे बाद पता ही नहीं था क्या पढ़ा था हम, वो रीड है। स्टडी जब हम कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? आगे हमें हमेशा के लिए वो याद रहे, ताकि हम किसी भी एग्जाम में उसको कर पाए। ऐसे हियर, डोंट हियर, हियर का मतलब सुनना, लिसन का मतलब ध्यान से सुनना। इसीलिए जब भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? लिसन केयरफुली, ध्यान पूर्वक सुनिए। कभी ये नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है? हियर केयरफुली, कभी नहीं बोला जाता, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना। अभी क्या है कि बाहर भी अगर कोई बाइक जा रही है, कार जा रही है, तो आवाज तो आ रही है, वो हियर तो हम कर रहे हैं, लेकिन लिसन क्या कर रहे हैं? क्लास में जो पढ़ा रहा है। ऐसे ही है डोंट लुक, देखो मत, देखो। तो वॉच का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना। क्या होता है? ध्यान से देखना। अब सपोज दैट शाम रात में जब चांद निकलता है तो उसको लुक कर लिया, वो दिख ही रहा है वैसे ही, पर हम उसको ध्यान से नहीं देखते। हमारी कोई चीज गिर गई तो हम क्या करते हैं? उसको टॉर्च जलाएंगे, बड़े ध्यान से उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो ध्यान से देखते हैं। और इसीलिए वॉचमैन, लुकमैन, सीमैन देखा है? नहीं। क्या होता है? वॉचमैन। वॉच का मतलब हाँ से चौकन्ना होकर के, इसीलिए उसको बोला जाता है चौकीदार। तो चौकन्ना रहता है, उसका काम ही वही है। तो वॉचमैन। मैंने बोला डोंट टीच। अच्छा, यहां तो एक ही वर्ड है, टीच, और इसमें क्या डिफरेंस? तो टीच के 2 मीन्स होते हैं, टीच का मतलब पढ़ाना, और टीच का मतलब सिखाना, है ना। तो डोंट टीच, पढ़ाओ मत, सिखाओ। गेटिंग माई पॉइंट? डोंट टीच, पढ़ाओ मत, सिखाओ। तो यहां पे भी मैंने बोला कि पढ़ना हो रहा है तो भाई पुस्तक पढ़ रही है। अगर इसमें मैं ये लगा दूं कि बहुत ही ध्यान से पढ़ रही है, तो फिर क्या हो जाता? स्टडी। ये डिफरेंस ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, प्लस क्या आता है? फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ब। नॉर्मल है, पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन इनको समझना थोड़ा जरूरी है। क्या समझना है? कि इनको जब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हम लाते हैं तो इज नॉट का क्या हो जाता है? इजंट। आर नॉट का क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? आर, रा का उच्चारण नहीं होता, तो बोलते हैं आंट। क्या होता है? आंट। आर का उच्चारण नहीं होता। एम नॉट का बनाते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? नहीं होता। एम नॉट की जब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बनती है तब भी क्या बनती है? आंट। क्या बनती है? आंट। एम नॉट नहीं होती, एमंट नहीं होती, एमंट
नहीं होती, यही ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि पूछा जाएगा कई बार। तो यहाँ पे क्या होती है, आंट ही होती है, एमंट नहीं होती। सेंटेंस देख, वह मंच पर नाच रहा, क्या होगा, इज नॉट, और एक साथ करें तो इजंट। यहीं पे ध्यान रखना है। कई बार क्या होगा, आई के साथ एमंट दिया होगा और एमंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होती, क्या होती है उसकी, आंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इजंट आ गया। मेन वर्ब क्या है, नाचना, क्या होता है, डांस, आईएनजी। कहाँ ऑब्जेक्ट है क्या इसमें, ऑब्जेक्ट है नहीं, क्या है, अदर वर्ड, ऑन द, क्या है, यहाँ और यहाँ पे हमें ध्यान रखना। तो जब भी पूछा जाएगा, तीसरा क्या है, प्रीपोजिशन। यहाँ पे अगर सपोज दैट ऐड दे दें तो क्या है, रॉन्ग है, क्या है, रॉन्ग है, क्यों है, आगे प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे। क्योंकि ऑन का मतलब भी ऊपर होता है, अपॉन का मतलब भी ऊपर होता है, पर या ऊपर, अबव का मतलब भी ऊपर, और ओवर का मतलब भी ऊपर। तो डिफरेंस क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। ऑन क्या है, स्थिरता को बताता है, अपॉन गति को बताता है। ऑन क्या बताता है, स्थिरता को, अपॉन क्या बताता है, गति को, और ओवर, ओवर का मतलब ऊपर तो होता है लेकिन स्थिरता से कोई उसका संबंध नहीं, बोलते ना ओवरफ्लो हो गया, जितनी उसकी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा चला गया तो ओवर। और अबव का मतलब, अबव का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन मैं बोल दूं 5 साल से ऊपर, तो ऊपर किसी चीज के ऊपर थोड़ी है वो केवल क्या है, उसका मीन्स ऊपर निकल रहा है। बोला 5 साल से ऊपर के बच्चे ही कोविड वैक्सीन का डोज लेंगे। तो अबव 5 years ओल्ड चाइल्ड कैन टेक द कोविड वैक्सीन, वही ले सकते हैं, इसके अलावा उनको और किसी को नहीं दी जाएगी। तो क्या है कि अबव 5 years, 5 साल से ऊपर, है ना, क्राइटेरिया है। तो वो एक क्राइटेरिया की बात होगी तब उसमें क्या लगेगा, अबव लगता है। दूसरा क्या है, ओवर का एक और हम समझें तो आपने देखा ओवर ब्रिज, तो वो कहाँ बना हुआ है, मान लो मैंने बोल दिया रेल की पटरियों के ऊपर, तो रेल की पटरी पे स्थित है क्या, वो रखा हुआ नहीं है, लेकिन उसके क्या है, ऊपर है। अब ब्रिज, एक मान लीजिए कोई पुल बना है, बोल दिया यमुना नदी के ऊपर बना है, यमुना नदी के ऊपर बना है तो नदी पे थोड़ी रखा है, ये क्या है, मतलब उस क्या है कि वो जो ओवर है उसकी शैडो पटरी पे पड़ रही है, शैडो कहाँ पे आ रही है, यानी छत्र छाया जो है वो, जिसकी भी हम बात करेंगे, सपोज दैट यमुना नदी की बोल रहे हैं तो वो यमुना नदी उसकी किस में है, शैडो में है ना। वो पटरियां हैं तो किसकी, उसमें शैडो में है, की शैडो में है, ठीक है। तो ये शैडो का ध्यान रखना है ना। ऐसे ही एट होता है तो एट का मतलब केवल पर होता है, मैं घर पर हूँ तो आई एम एट माई होम, अभी कहाँ हूँ, आई एम एट माई होम, घर पर हूँ, तो ऊपर नहीं हूँ घर के, घर पर हूँ, ठीक है।